अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स नावल हिफाजत के एपिसोड नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तुम्हें तंग करने की सिर्फ इजाज़त मुझे है तभी डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर वो बोला था, क्या मैं कभी आपको तंग कर सकती हूँ। वो इसकी आंखों में झांकती मजबूती से बोली थी। देखो हयाम, वो फाइल बराबर में रखता इसके हाथ आंख संजीदा हुआ था। हयाम को लगा था कि शायद इसने कुछ गलत कह दिया हो। हस्बैंड वाइफ में कुछ भी फॉर्मल और पर्सनल नहीं होता। अगर तुम मुझे तंग करना चाहती हो तो ये हक तुम्हें है, बिल्कुल हक तुम्हें बिल्कुल है। जब ये बंदा तुम्हारा है तो तंग करने का हक भी सिर्फ तुम्हें है। और मैं तुम्हारा कौन हूँ। संजीदगी से वो शरारत पे उतर आया था। आपको पता तो है कि कौन है। वो झिझक सी गई थी। मैं भूलने लगा हूँ। अगर तुम याद दिला दो तो मेरी याददाश्त में इजाफा हो जाएगा। अब भी वो शायद इसे छेड़ रहा था। अभी हयाम इसको कुछ कहती ही एकदम दरवाज़ा नॉक हुआ था और वो पीछे हुआ था। वेट अ मिनट, इसके हाथ छोड़ के बोला था। यस कम, उसने बाहर आने वाले को इजाज़त दी थी। हयाम भी सीधी होकर बैठी थी। मुलाजिम आया था और जामिन को एक पार्सल देकर गया था। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुना है कि अगर बीवी को मुंह दिखाई में कुछ दो तो वो हमेशा संभाल के रखती है। वो बॉक्स इसे थमाकर बोला था। क्या मतलब है आपका। वो बॉक्स लेकर इसे गिफ्ट रैपर से आज़ाद करने लगी थी। मतलब ये कि अब इसे हमेशा संभाल कर रखना। बीवी बेड पे कहनियों के बल लेटता हुआ थके हुए अंदाज में बोला था कि हयाम अनसुनी करके बॉक्स पे से रैपर हटा चुकी थी। लेकिन बॉक्स को देखकर वो चौंक के जामिन को देखने लगी थी। पर फिर से वो हकलाई थी। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी इसे, वो घबराए हुए चेहरे के साथ बोली थी। लेकिन क्यों। वो लेटे से उठ बैठा था। बस ऐसे ही इसके चेहरे पे अजनबियत बरसने लगी थी। लेकिन वो इससे वाकई डरने लगी थी। ओके, बट इसे अपने पास तो रख सकती हो ना। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें कॉल भी तो करूँगा। तो बात कैसी होगी अगर तुम ये नहीं लोगी। वो इसे समझाता बोला था। कहाँ जाएंगे आप। वो 1 मिनट में ही हरासा हो गई थी और इसके जाने का सुनकर इसे अच्छा खासा धचका लगा था। कराची जा रहा, वो मुतमईन सा बोला था। क्यों। वो अजीब नज़रों से इसे देखने लगी थी। क्योंकि मेरी जॉब इधर ही है। तभी तो पता तो है तुम्हें। जामिन को इसके बच्चे जैसे सवाल कुछ अच्छे ना लगे थे। मैं पुरुम्मीद नज़रों से इसने जामिन को देखा था और बेदियानी में मोबाइल का बॉक्स दूर रख के जामिन के हाथ थाम के बोली थी, जानिया तुम यहीं मॉम और डैड के साथ स्टे करोगी। वो बमुश्किल मुस्कुराया था। नहीं, मैं आपके बगैर अकेली यहाँ नहीं। इसका सर नफ़ी में हिला था, साथ इसकी आंखों में नमी फैलने लगी थी। यार, तुम्हारा एडमिशन भी तो यहीं करवाया है। मैं आता रहता हूँ यहाँ। डोंट वरी, वजिया है ना, वो तुम्हें अकेला नहीं होने देगी। आंखों से फैलते आंसू वो इसके गालों से साफ करता बोला था। इसे नहीं पता था कि वो इस कदर जज्बाती होगी। ओके, वो इसके हाथ चेहरे पे से झटकती बोली थी। क्या ये सब वो बता रहा था इसे या मजाक कर रहा था। इसे समझ ना आई थी। वो एकदम बेड पे से उठी थी और खड़ी हुई थी। जामिन को बगैर देखे वो कमरे से बाहर निकली थी। इसे लगा था कि इसका सांस बंद हो जाएगा। भागते ही वो सीढ़ियाँ अबूर कर गई थी, जबकि जामिन हक्का बक्का देखता रह गया था। कितनी आवाज़ें इसने हयाम को दी थी, लेकिन इसने अनसुना कर दिया था। वो लान में आकर चलती हुई घर की बैक साइड में बने गार्डन में आ गई थी। बेंच पे बैठ के वो अपना पसंदीदा मशगला रोने का शुरू कर चुकी थी। वो शायद जामिन से दूर रहना चाहती थी। तभी वो घर के बजाय घर के पिछले हिस्से में आ गई थी। इसका दिमाग माफ होने लगा था। पाँव बेंच पे रख के हाथ पाँव की गिर्द बांध चेहरा घुटनों में छिपाए वो तेजी से रोने लगी थी। आप यहाँ क्यों हैं। तानिया बेगम जो किचन से निकल रही थी हयाम को बाहर ज़्यादा देख के, वो भी रात में इन्हें अच्छा नहीं लगा था। जामिन की लापरवाही इन्हें अच्छी नहीं लगी थी। इस वक्त वो बाहर जाने से सबको मना करती थी, जबकि हयाम तो लान की बजाय घर के पीछे आ गई थी। ये हिस्सा सुनसान रहता था। अगर इसे पता चलता कि वो कहाँ जा रही है तो यकीनन इसके पाँव रुक जाते। उसके कंधे पे हाथ रख के बोली थी। हयाम ढीठ बनी वैसे ही बैठी रही थी। तानिया बेगम इसके करीब बेंच पे ही बैठ गई थी। हयाम क्या हुआ है। इस बार वो लहजे में प्यार समाये बोली थी। कुछ नहीं। इनसे ज़रा सा दूर खिसक के चेहरा उठा के वो खफा खफा सी बोली थी, जैसे सबसे नाराज़ हो। जबकि तानिया बेगम ने इसका चेहरा अपनी सिमट किया था। हयाम ने एक नज़र इन्हें देख के नज़रें चुराई थी और चेहरा साफ किया था जो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। तानिया बेगम इसको देखती रह गई थी। इस अंधेरे में भी चमकता दमकता चेहरा, रेशम जैसे बाल जो इसके कंधे और चेहरे पे फैले हुए थे, बड़ी बड़ी रोशन आंखें जो रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी, स्याह लंबी गहरी पलकें, लरसते हुए सुर्ख होंठ। वो मबहूत सी हो गई थी।
ज़ामिन ने कुछ कहा है, इधर देखे मेरी तरफ। इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अपनी तरफ मतवज्जह करती बोली थी, नहीं। फिर क्यों रो रही हैं आप? आपके डैड को बुलाऊं, वो देख लेंगे आपको फिर। वो इसका रुख फेरना बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर गई थी। इन्हें लगा था कि शायद अयाम को इनका यहाँ बैठना अच्छा न लगा था। नहीं, डैड के नाम पे वो हैरत से इनकी तरफ देख रही थी। आपको पता नहीं है कि यहाँ कितनी ठंड है और आप ऐसे ही बैठी हैं? वो अपनी शर्ट उतार के इसकी गिर्द डालती बोली थी। मुझे नहीं लग रही ठंड, आप वापस ले लें, वो नाराज़गी से बोली थी। अब वो आवाज़ की बजाय दिल ही दिल में रो रही थी। आपको पता है हमारे घर में बेटियां नहीं रोती हैं, और आप वजीहा को देख लें, वो कभी आपको रोती नहीं मिलेगी। आपको मैंने हर बार जब भी देखा है इस तरह ही रोते देखा है। ऐसा क्यों? वो संजीदगी से बोली थी। मैं शौक से नहीं रोती हूँ, आपका बेटा मुझे रुलाता है। वो नमी से भरी आंखों से उनको देखती हुई अफसरदगी से बोली थी। इसके चेहरे पर बला के तासरात नुमाया थे। मेरा बेटा? तानिया बेगम हैरत से देखने लगी थी। ज़ामिन आपको रुलाता है? वो एकदम से मुस्कुराई थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो इनको मुस्कुराता देखती बदगुमान होने लगी थी। आपने मेरी बेटी को चुना है तो अब इन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा खुद सर जिद्दी है, लेकिन वो आपको रुला बिल्कुल नहीं सकता, डैम श्योर। अयाम खामोशी हो गई थी। अब आप बताएं कि क्या करते हैं ज़ामिया, जिस तरह आप यहाँ हैं। इसका मुलायम सर्दी से ठंडा हाथ पड़ता हाथ थाम के वो बोली थी। ये पहली दफ़ा उन्होंने किया था। न जाने हयाम में क्या था कि उसकी तरफ एकदम खींचती चली गई थी। इसका रोना इन्हें अच्छा ना लग रहा था। यार मॉम, मैंने कुछ नहीं कहा। ये रोने की मशीन है, ऑटोमेटिकली ये काम शुरू हो जाता है। आप परेशान ना हो। ज़ामिन न जाने कब से वहाँ था कि इन्हें खबर भी ना हुई थी। अब इससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो करीब आ गया था। सुधर जाओ ज़ामिन, वैसे आंखें दिखाती बोले थे। मॉम, सुधरा हुआ ही हूँ। आपकी बहू थोड़ी सी बिगड़ रही है अब। वो हयाम के बराबर में ही बैठता बोला था और इसके कंधों पे से शाल उतारता तानिया बेगम को वापस देता बोला था। अंदर आए दोनों फौरन। डिनर टाइम हो गया है। वो ज़ामिन को देखकर वहाँ से उठ गई थी और ताकमाना अंदाज में बोलकर चली गई थी। इनके जाने की देर थी। हयाम वहाँ से उठी थी और जाने लगी थी। ज़ामिन के साथ बैठने का इसका बिल्कुल दिल नहीं था। क्या है बीवी? इसका हाथ थाम कर वो बोला था। वो खड़ी अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश में थी कि ज़ामिन ने इसका दूसरा हाथ भी थाम कर इसे गोद में बिठा लिया था कि हयाम की पुश्त ज़ामिन के साथ लगी थी, जबकि ज़ामिन ने अपना चेहरा हयाम के कंधे पे रखा था। हयाम की तो आंखें ही असल मानों में खुल गई थीं जब ज़ामिन के दोनों हाथ इसने अपने पेट पर महसूस हुए थे। इसका दिल उछल के हलक में आया था। बोलो न जानिया, ये कोई नया लफ्ज़ पकड़ के बुलाया था, लेकिन हयाम लाचार से सह रही थी। आप हट रहे हैं कि नहीं? वो हद से ज़्यादा घबराई थी। इस ठंड में भी इसे पसीने आने लगे थे। कमरे में चली जी। यहाँ ठीक है। वैसे ये बेंच भी काफ़ी मज़ेदार लग रही है। तब ही तुम कमरे से यहाँ आई थी। वो इसके अमल पे चोट करता बोला था, जबकि हयाम की तो सिट्टी गुम हो गई थी। इसका रोना अब घुटन में बदल चुका था। ज़ामिन के बाजुओं के इशारे में से घुटन हो रही थी, जबकि डर इसे मजीद लग रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। आप क्या कर रहे हैं? वो अकलाई थी। इसका चेहरा जलने लगा था। दिल क्या था यहाँ से भाग जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज रात इस बेंच पे ही सो जाते हैं। इस पे गिरफ्त मजबूत करता, एक हाथ इसके पेट से हटाता हुआ इसके कंधे तक लाया था। इसके हाथ हयाम को अभी बहुत खतरनाक से लग रहे थे। मुझे खाना खाना है। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी और गार्डन में ज़ामिन की हरकतें से जला रही थी। और मुझे भी खाना ही है। कंधे पे से इसके बाल हटाकर अब इसकी गर्दन पे हाथ फेर रहा था। इसका अंदाज एकदम संजीदा सा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं ज़ामिन? में रोने वाली हो गई थी। आवाज़ कँपा रही थी। मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी थी बीवी? जब तुम कमरे से जा रही थी। कमीज़ की बैक पे लगी जिप पे हाथ रखता वो पूछने लगा था। यहाँ हयाम शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो इसे मना करती तो ज़ामिन ने इसकी कौन सी सुना थी। आंसू उसके हलक में बचे थे। बहुत बहुत सारी। वो भी आवाज़ रो रही थी। आंखें बंद करके वो चुप सी हो गई थी। मेरी बात को तुमने अनसुना कर दिया जानिया, वो गुस्से से बोला था। हयाम के रोने की आवाज़ अब हिचकियों में बदली थी जब इसे जिप खुली महसूस हुई थी। अभी वह मजीद कुछ करता। इसके रोने की आवाज़ सुन के फौरन होश में आया था। इसको बेंच पे वापस बिठाया था। आई वॉज जस्ट जोकिंग। इसके झुके सर पे से बाल संवारता वो बोला था। इसका रोना अब इसे अजियत देने लगा था। आप मजाक करते करते वो हिचकी नदी खफ के भरपूर तासरात चेहरे पे से चाहे बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरी जान निकाल देते हैं। अब इसे वाकई सर्दी सी लगी थी। सर्दी के मारे वो कँपा रही थी। ओए मेरा बच्चा। वो इसके बच्चे जैसे तासरात लहजे स्टाइल पे इसको सीने से लगाता मुस्कुराता बोला था। हकीकत में वो मजाक ही कर रहा था।
लेकिन वो इतनी सीरियस हो जाए कि इसे नहीं पता था। तुम्हें भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसे इसके बाजू में गरमाइश का एहसास हुआ था, लेकिन जामिन ने यकदम गोद में उठाया था और बाजू में भर के अंदर की जानिब ले गया था। कमरे की बालकनी में खड़ा ग्रिल पे हाथ रखे लॉन में झांकते हुए वो जामिन के इंतजार में था। हाँ बोल भाई। वो बालकनी के अंदर आते जामिन की लकड़ी की जदीद तर से बनी हुई कुर्सी पे बैठा था। तुम भी चल लेते तो अच्छा होता, अब सब मुझे अकेले देखना होगा। जालिम अब गिल से टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधता बोला था। नजरें इसके जामिन के चेहरे पे थी। एक हफ्ता दो मुझे, फिर मैंने आ ही जाना है, टांग पर टांग जमाए। वो आरामदेह हालत में बैठा था, जबकि एक हाथ में इसके कॉफ़ी का मग था। अजीब हो यार, तुम वो कुर्सी पे आकर बैठा था और इसके हाथ से कॉफ़ी का मग लिया था। काम देख लेना तुम। ओके बेटे, और ज़रा मेरी साली को सही से लेकर जाना, तुम्हारी शिकायतें आती हैं मेरे पास। जामिन इसके चेहरे को गौर से देखते तशवीश ज़दा लहजे में बोला था। रियली? मैंने कैसे बीच रास्ते में छोड़ा था जो इसने तुमसे शिकायतें की हैं? तारम को शायद लगा था कि वो जामिन को सब बता चुकी है, लेकिन वो जामिन से कौन सा वो डरता था। अरे मेरा मतलब है कि तुम इसे तंग नहीं किया करो। अगर कुछ कह नहीं रहा तो ये मतलब नहीं है कि तुम औकात से बाहर आओ और फ्री हो जाओ। जामिन ने सख्त लहजे में कहा था। यार हमारी लड़ाई हो जाएगी। अब दारिम को अच्छा न लगा था। इस लड़के के तुम मुझे ये नहीं कह सकते, अगर मसला है तो खुद ले जाओ। वैसे भी तुमने ही मुझे लाने को कहा था, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि हुस्न की मलका का ड्राइवर बनने का। दारिम तब के बोला था। मतलब तुम ये समझते हो कि हुस्न की मलका है? जामिन महफूज हुआ था। शट अप जामिन, वो इसे देखता रह गया था। मॉम इस सब की क्या ज़रूरत है? बुरहान लंच के बाद अपने कमरे में आया था, वो एकदम हिल के रह गया था। अपने कमरे को इतना डेकोरेट देख के इसे अच्छा नहीं लगा था। बेटा ये तो करना ही था। वो एक दो चीज़ें समेटती बोली थी। व्हाट यू मीन? मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था मॉम। वो चिल्ला रहा था। अपने बेडरूम को पूरा सजा हुआ देख के वो चिढ़ के रह गया था। तुम्हारा इरादा नहीं था, लेकिन मानिए कि तो अरमान होंगे ना। वैसे भी हजाम के टाइम तुमने एक एक चीज़ को डेकोरेट की थी। बेटा लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। अपने लहजे को धीमा रखना और अब रेस्ट करो, फिर सैलून चले जाना। मैं सारा सामान भिजवा देती हूँ ड्राइवर के साथ। इसके कंधे पे हाथ रखकर आरज़ बेगम ने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से समझा था। लेकिन मॉम इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना रखें। आप चाहते हुए भी मैं इसे वो मुकाम नहीं दे सकता जो देना चाहिए एक बीवी को। वो तकीब अंदाज में सोफे पे बैठा था। औरत में इतनी ताकत होती है कि वो मर्द को अपनी तरफ राग़िब भी कर ही लेती है। वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आज इसकी बारात का डे था। इनकी शादी बिल्कुल सिंपल रखी गई थी। बुरहान इनकी बात सुनकर चौंक सा गया था कि वो इतनी जल्दी इसकी तरफ राग़िब हो जाएगा। इसका दिमाग कल रात से ही ये सोच रहा था, न जाने किस तरह वो रात में रिएक्ट कर सकेगा। फ्रंट सीट पे बैठी वो मोबाइल में गुम हैंडफोन कान से लगाए मुस्कुराई जा रही थी। दारिम एक बार फिर इसको ड्रॉप करने के लिए कुर्बानी का बकरा बना हुआ था, और फिर इतने लंबे सफ़र में इसे बोरियत का एहसास हुआ था। वो चाहता था कि वो सब छोड़कर इसकी कम से कम बोरियत ही ख़त्म कर दे। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था जब इसने सामिन के हाथ से मोबाइल छीना था और डैशबोर्ड पे फेंका था। सामिन ने पल भर में दारिम को देखा था, जहाँ संजीदगी छाई हुई थी, और फिर अपने फ़ोन को जो डैशबोर्ड पे पड़ा था। अपने कानों से इसने हेडफोन्स हटाए थे और अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाया था। खबरदार, जो तुम्हारा हाथ इस तरफ आया। इसका डैशबोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ हाथ थाम के वो गुस्से से बोला था। ये क्या बदतमीज़ी है? मेरा फ़ोन क्यों लिया है तुमने? सामी एकदम रोमांची से अंदाज में बोली थी। तारम से वो थोड़ा झिझकने और डरने लगी थी। जब से इसने जो तमाशे किए थे तब से ही वो ज़रा तमीज़ में आ गई थी। बदतमीज़ी कब है ये? इसके हाथ को अपने हाथ से दबाता वो बोला था। सामिया को इसकी गिरफ्त में सख्ती से महसूस हुई थी। मेरा हाथ तो छोड़ दो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। दारिम ने इसका हाथ छोड़ा था। अब तुम अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी? दारिम अटल लहजे में बोला था। क्यों? सामी ने फ़ौरन पूछा था। क्योंकि मुझे भूख लगी है और तुम मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। इसको देखता तंजिया मुस्कुराहट समेत बोला था। मैं खिलाऊं? सामी ने खुद की तरफ इशारा करके बोला था, जैसे यकीन दहानी करना चाहती हो। यस, तुम जल्दी करो, हामी बरता बोला था। गाड़ी कुछ देर रोक लो और खुद खा लो। वो अपनी तरफ से सही मशवरा देती बोली थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज सी हुई थी। दारिम की नज़रें इसे घबराने पर मजबूर कर देती थी। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है मैंने। इसने सामने को आंखें दिखाई थी। न चाहते हुए भी वो सीट पीछे करके बैक सीट से खाने के पैकेट उठाकर इन्हें छानने लगी थी। काफ़ी देर छानने सोचने के बाद इसने सैंडविच का रैपर उठाया था
बाकी कुछ और खिलाना तो इसके लिए मुश्किल था। सैंडविच वो बआसानी दूर से पकड़ के इसे खिला सकती थी, ये सोचते हुए इसने सैंडविच चूज़ किया था। दानिम इसको वक्फे से देख रहा था। सैंडविच को रैपर से आज़ाद करके उसने कॉर्नर से पकड़ा तो दानिम के मुंह की तरफ बढ़ाया था और अपना हाथ काफ़ी दूर रखा था कि इसके मुंह से टच ना हो। ज़्यादा होशियारी मत करो, इस तरह जानवर खाते हैं, मुंह से तोड़ के हाथ से छोटे छोटे पीस करके नवाले की शक्ल में मेरे मुंह में डालो। दानिम इसको तेज नज़रों से देखता बोला था कि सामने ने इसकी आवाज़ से डर के फौरन हाथ पीछे किया था। कितने साल की हो तुम? बहुत छोटी हूँ तुमसे, वो सैंडविच के निवाले तोड़ते मुंह बना के बोली थी। इसके चेहरे पे खफगी के तासरात बिखरे थे। एक्स्ट्रा जवाब ना दिया करो, जितना पूछा जाए वही बताया करो। ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ किसी जहर से कम नहीं होती हैं, वो चिढ़ा था। 20 की हो जाऊंगी 8 महीने बाद, एक निवाला भी उसके मुंह की तरफ बढ़ाती बोली थी। कब तक शादी करने का इरादा है तुम्हारा? वो खाता हुआ बोला था। इसे लगता तो था कि वो टीनेजर है, लेकिन जितनी वो तेज थी इससे वो अच्छी खासी 22-21 साल की लड़की लगती थी। तो क्या मतलब है? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। इस उम्र में शादी करोगी? या वो जोर देता बोला था। 25 वो इकलाई थी, इसे समझ नहीं आया था वो क्यों पूछ रहा है। क्या पागल हो गई हो? इतना इंतज़ार? वो एकदम बेसाख्ता बोला था। मेरा मतलब है लड़कियों की शादी की उम्र 20 से सबसे अच्छी होती है। फिर बड़ी उम्र में दुल्हन बन के अच्छी नहीं लगोगी, अपनी तरफ से वो समझाता बोला था। वो इसे नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था। मतलब अब तुम बताओगे कि मैं कब अच्छी लगूंगी दुल्हन बनकर और कब नहीं? वो कड़े तेवर लिए इसे देखने लगी थी। दारुम ज़रा सा मुस्कुराया था। कुछ नहीं, खाना खिलाओ तो वो नज़रअंदाज कर गया था। क्या कर रही हो? आय आय हयाम की बच्ची, तुम पढ़ने जाओगी? वजी ऑफिस से आकर इसके बेडरूम में ही चली आई थी। हयाम बेड पे किताबें बिखराई बैठी थी जो जामिन ने इसे कुछ देर पहले कोर्स के बुक्स ला कर दी थी। इसके आवाज़ पर उसने ध्यान किताबों की तरफ से हटाया था। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? वो वजिया के खिलते हुए चेहरे को देखते हुए बोले थी। देखो बहन, तालीम एक जेवर है और यह जेवर सबके पास होना चाहिए, वो आग दबाती मजाक के लहजे में बोली थी। जामिन ने इसे बताया था कि हयाम पढ़ने पर राजी नहीं थी, लेकिन जामिन ने ज़बरदस्ती की। शादी के बाद पढ़ के मैं क्या करूँगी? हयाम मुँह बना के बोली थी। इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ज़रूरी तो नहीं है ना शादी के बाद बच्चे ही पाले जाएं। अगर तुम्हें बच्चे ही पालने हैं तो कोई बात नहीं, जामिन को बुला कर बोल दो कि अब मेरी उम्र बच्चे पालने वाली है, मुझे नहीं पढ़ना। वजीहा काउच पे बैठती सीरियस लहजे में बोली थी। आहिस्ता बोलो। वजीहा बाथरूम में ही है वो, वजीहा की तेज आवाज़ पे जोर से बोली थी। बच्चे के लफ्ज़ पे उसका चेहरा सुर्ख सा हुआ था। तो आएगा बाहर तो यही बोलूँगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी, जबकि हयाम से सर पकड़ के रह गई थी। वजीहा तुम अभी जाओ, कल आना, अभी वैसे भी रात हो गई है। हयाम सोफे से खड़ी होती जल्दबाजी में बोली थी। कुछ भरोसा भी ना था। ऐसे भी ये तीनों दोस्त बहुत बेबाक थे। अरे जामिन को तो बाहर आने दो यार, वजीहा आंखें निकाल के बोली थी। नहीं तुम जाओ। वो ज़बरदस्ती करते हुए इसे कमरे से निकाल चुकी थी। इसको कमरे से निकाल के वो सकून में आई थी। जामिन तो था ही बेशरम, वजीहा भी कम ना थी। ये इसका तजिया था। रेड कलर की कमर तक आती शर्ट में गोल्डन काम से भरे लहंगे को ज़ेबतन किए ब्लैक दुपट्टा जिसके कॉर्नर्स गोल्डन रंग के काम में थे। बालों का लूज जोड़ा, जबकि चेहरे पे बिखरी शरारतें लेटे। माथे पे माथा पट्टी सेट किए, सुर्ख लिपस्टिक समेत लाइट मेकअप किए वो हसीन लग रही थी। आज के दिन वो खुद से तैयार हुई थी। इसने बिल्कुल भी कोशिश ना की थी कि पार्लर जाकर तैयार हो। वैसे भी वो मल्टी टैलेंटेड थी, खुद को संवारना अच्छी तरह आता था। आज के दिन वो बेहिसाब खुश थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि पंख लगाकर हवा में उड़े। कुछ देर पहले इनका निकाह हुआ था और अब इसकी बीवी मिसेस मारिया बुरहान बने। बुरहान और अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी इस चौंका देने वाले रूप को देख रही थी। दरवाजे की तरफ आते कदम को वो सुनकर फौरन बेड की तरफ भागी थी और घूंघट डाल के बैठ गई थी। आने वाले लम्हात के लिए इसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। चेहरे पे खूबसूरत तबस्सुम था। बुरहान दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था और वह दरवाज़ा लॉक किया था। मारिया का ना चाहते हुए भी दिल जोर से धड़क रहा था। इतनी बोल्ड होने के बावजूद भी वो घबरा सी गई थी। इतनी शर्म व हया इसके चेहरे पर फैल गई थी। दरवाजे से टेक लगाए वो खड़ा हो गया था, जैसे खुद को कंपोज कर रहा हो, जबकि मारिया के लिए ये लम्हे गुजारना मुश्किल से हो रहे थे। फिर वो एकदम इसके पास आने की बजाय बाथरूम की सिमत बढ़ गया था और लॉक कर लिया था। मारिया ने घूंघट हटाकर कमरे को देखा था। मोमबत्तियों की रोशन से रोशन ये फूलों से महकता कमरा कौन नहीं चौंकता, लेकिन बुरहान को तो फर्क ही नहीं पड़ा। वो बैठ के इंतज़ार करने लगी थी। 10 मिनट बाद वो नाइट गाउन में वापस आया था।
اور اب بھی وہ اس کے پاس نہ آیا تھا بلکہ بیٹھ کے اپنی سائڈ میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید اس کو ماریا کے مقابلے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس کا دل بھی نہ کیا تھا کہ ماریا پہ نظر بھی ڈالے۔ ماریا پلیز چینج یور ڈریس، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا کمبل پاؤں پہ پھیلاتا بولا تھا۔ ماریا نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ برہان، ماریا نے ہلکے سے کہا تھا، یار آئی وانٹ ٹو سلیپ رائٹ ناؤ، ہم صبح بات کر لیں گے۔ آنکھوں پہ بازو رکھتا وہ محتاط انداز میں بولا تھا۔ ماریا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، برہان کی اس حرکت پہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی، اسی وقت برہان بھی متوجہ ہوا تھا۔ چڑیوں پائل کی آواز پہ اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف گیا تھا۔ ماریا نے دوپٹہ سر سے اتار کر بیڈ پہ رکھا تھا جہاں سے وہ اٹھی تھی اور الماری کی طرف چلی گئی تھی۔ برہان کی طرف اب اس کا دھیان بالکل بھی نہ تھا، جبکہ برہان اس کے دو آچا روپ کو دیکھ کر مبہوت سا ہوا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کرتا آنکھیں موند لیا تھا، جبکہ وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ شام کو وہ صحیح سلامت سامیہ کو ڈراپ کر چکا تھا اور وہ 2 دن کے لیے وہ لاہور میں اسٹے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابراہیم صاحب سے بیٹھ کر اس نے آج اچھی خاصی باتیں کی تھیں، جس میں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ فلاح یونی میں پڑھاتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ پچھلے کافی ٹائم سے وہ سامیہ کو ہی سوچ رہا تھا۔ ولیمے والے دن شاید اس نے غلط کیا تھا، لیکن بعد میں یہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ ہنس دیا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ بیدار ہوا تھا، جلدی وہ تیار ہوا تھا اور گاڑی لے کر مشن نمبر 1 کے لیے نکلا تھا۔ ہارش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ یونی کے داخلی گیٹ تک پہنچا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکلا تھا، گلاسز آنکھوں پہ لگائے تھے اور آگے کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم صاحب کے بتائے ہوئے وقت پہ وہ آ گیا تھا۔ اسی وقت وہ فری ہوتے تھے۔ ان کے آفس کا دروازہ نوک کیا تھا، اجازت ملنے پہ وہ اندر آتا۔ السلام علیکم۔ وہ کرسی پہ بیٹھتا ہوا سلام دعا کرنے لگا۔ کافی، چائے یا جوس؟ وہ فون ہاتھ میں اٹھاتے ابراہیم صاحب بولے تھے، انکل بس آپ کا کچھ قیمتی وقت۔ تعلیم کے جواب پہ وہ لاجواب سے تھے، مسکراتے ہوئے کافی کا آرڈر کیا تھا۔ اور ٹیچنگ کے علاوہ آپ کو سیاست میں انٹرسٹ ہے انکل؟ وہ بے تکلفی سے بولا تھا۔ نہیں، جو لوگ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی ہو جاتی ہے، وہ مؤدبانہ انداز میں بولے تھے۔ کیمسٹری کیا سوچ کے انکل آپ نے لی؟ مطلب ان کیمیکلز کے ساتھ کیسے کھیل لیتے ہیں؟ وہ کسی طرح ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو چیز نصیب میں ہو اس سے پیار ہو ہی جاتا ہے۔ پڑھنا فزکس سے عادت تھا، ملی کیمسٹری اور کیمسٹ تک کا سفر۔ وہ بولے تھے، آپ بتائیں اپنے بارے میں، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کرتے ہو؟ اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹس پہ سائن مارتے ہوئے بولے تھے، میں عوام کی خدمت کرتا ہوں انکل، پڑھا کچھ خاص نہیں، گریجویشن کیا، رو کر پھر 2 سال اٹیمپٹ کرتا ہے CSS کی اور پھر فورس جوائن کر لیا۔ اسائنمنٹ کو غور سے دیکھتا وہ بولا تھا، CSS بھی رو کر لیا ہے کیا، ویری امپریسو۔ ان کا ہاتھ روکا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، ان کی بات پہ وہ ہنسا تھا، ارے نہیں انکل، میری کزن ہے وجیہہ، اس نے مجھے ضامن کو پڑھنے میں بہت مدد کی، مطلب انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ CSS از ناٹ اے ایزی گیم۔ ہولے سے مسکرائے تھے، اچھا میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ایک ہاتھ سے اپنے بال سنوارتا، براؤن جیکٹ کا کالر ٹھیک کرتا، چہرے پہ سنجیدگی کے تاثرات سمیت بولا تھا۔ ابراہیم صاحب اس کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے تھے، آپ تو بہت نیک بچے ہو۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھ سے بگاڑتے بولے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سیٹ کے بال پھر سے ماتھے پہ بکھرے تھے، کہ اب مجھے نیک لڑکی مل جائے گی۔ پھر وہ کہتے رکا تھا، جبکہ ابراہیم صاحب نے ایک دم چونک سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے انکل، کیا میں اتنا نیک ہوں کہ کوئی بھی باپ مجھے اپنی بیٹی بآسانی دے دے؟ ان کے ہاتھ تھام کر وہ تکلف بھرے انداز میں بولا تھا، اتنے اچھے ویل پوسٹ پہ اور اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، فورس ساتھ ہے، تو بالکل کوئی بھی باپ آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی دے دے گا۔ وہ بولے تھے، جو بولے تھے سچ بولے تھے۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے انکل؟ اگر آپ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو اپنی جان سے عزیز بیٹی کو اکیلی آپ کے ساتھ اسلام آباد نہ بھیجتا۔ وہ اسے اعتماد دلاتے بولے تھے، انکل تھینکس۔ وہ خوش ہوا تھا لیکن پھر ایک دم گھبرایا تھا۔ انکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کر بھی گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے تسلی دی تھی تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکے۔ ان سمپل وے انکل، مجھے آپ کی بیٹی چاہیے ہمیشہ کے لیے، کیا آپ دیں گے؟ وہ آنکھیں بند کرتا بولا تھا۔ ابراہیم صاحب بالکل نہ چونکے تھے، اتنی عمر میں وہ لوگوں کے لہجے نیت سب جج کر سکتے تھے، ویسے بھی وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی انکل، میں کوئی ٹین ایجر تھوڑی ہوں کہ کوئی FB کا فیک سا ٹین ایجر، بالکل نہیں، 27 سال کا میچیور لڑکا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ ذرا کانفیڈنس سے بولا تھا۔ آپ کی فیملی کہاں ہے پھر؟
अंकल, पहले मैं खुद आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फैमिली का क्या है? रात तक मेरी फैमिली आपके घर मौजूद होगी, लेकिन पहले आप मुझसे इम्प्रेस तो हो जाएं, मुझे अंडरस्टैंड कर लें, मेरे इमोशंस देख लें, तो फिर आप फैमिली को कब लेकर आएंगे। और मुस्कुराहट सख्त करके बोले थे। जब आप कहें ओके बेटा, मैं नेक्स्ट टेक्स्ट कर दूंगा, अभी लेक्चर का वक्त हो गया है। कुर्सी से उठते हुए वो फाइल उठाते बोले थे, जबकि तारिम इन्हें देखता रह गया था। इनके जाने के बाद वह खुल के हंसा था। खिड़कियों से आती रोशनी से इसकी आँख खुली थी। करवट लेकर वो बैठ गया था। बेड पे नया इजाफा देखकर इसे ज़रा भी अच्छा ना लगा था। कंबल हटाता हुआ नहाने के घर से बाथरूम चला गया था। मारिया सोई जगह कैफियत में से देखती रह गई थी। जामिन को ऑफिस भेजकर वो बेडरूम में आई थी। 2 दिन बाद इसने जामिन का दिया हुआ मोबाइल चेक किया था। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, स्नैप, इमो, हर तरह का ऐप पहले ही स्टोर में था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी बना हुआ था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और देर से एपिसोड देने के लिए माज़रत। इंशाल्लाह अब से डेली एपिसोड आएगी और मे भी डेली 2 दफ़ा भी आए। अल्लाह हाफिज़।